गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक चैत्र महीना की पहली नवरात्रि के पहला दिन पे न्यूज़ आता है कि अतनु चक्रवर्ती जो उनके चेयरमैन थे उन्होंने रिजाइन दिया। तो वो जैसे ही न्यूज़ आता है उसकी वजह से बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है बैंक के शेयर पे। और इतना बड़ा इफेक्ट होता है कि आईसीआईसीआई बैंक में जब चंदा कोचर ने रिजाइन दिया था उस टाइम पे भी आईसीआईसीआई बैंक इतना टूटा नहीं था जितना अभी एचडीएफसी बैंक का शेयर और मार्केट कैप वाइप आउट हुआ। सो इमीडिएटली उनके मैनेजमेंट ने एक्शन लिए और मतलब एक दिन बाद उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है, बैंक इज़ डूइंग वेल। बट तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। इवन रिजर्व बैंक ने भी स्टेटमेंट दिया कि भाई बैंक में कुछ गड़बड़ नहीं है और बैंक में सब कुछ सलामत है। एक्चुअली अतनु चक्रवर्ती का एक स्टेटमेंट है कि मेरे एथिक्स और वैल्यू के हिसाब से काम नहीं चल रहा है और मैनेजमेंट मेरे पे ज़्यादा ही वो प्रेशर कर रही है। इस टाइप का स्टेटमेंट की वजह से पूरा ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 2026 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 बैंक एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक, 3 बैंक को टू बिग टू फेल कैटेगरी में रखा था। अभी टू बिग टू फेल कैटेगरी क्या होती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि ये 3 बैंक इतने बड़े हो चुके हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, कि अगर ये फेल होते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पूरी इंडियन इकोनॉमी को असर होता है, इंडियन इकोनॉमी टॉपल हो सकती है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी कोई भी चेयरमैन एचडीएफसी बैंक या तो कोई भी प्राइवेट बैंक में पहले क्या होता था कि चेयरमैन इंटरिम चेयरमैन एक जाता था तो दूसरा बैंक मैनेजमेंट उसको रिक्रूट कर लेती थी। बट अभी इनकी डोर रिजर्व बैंक के हाथ में है। रिजर्व बैंक क्या करती है, 5 नाम मंगवाती है और वो 5 नाम में से सिलेक्ट करती है। तो अभी अतनु चक्रवर्ती की जगह तो इंटरिम चेयरमैन आगे केके मिस्त्री, रिजर्व बैंक ने उनको इंटरिम चेयरमैन सीईओ का दिया है। अगर अतनु चक्रवर्ती की बात करें तो वो भी बहुत लर्नेड पर्सन थे। इसी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद वो लंदन गए, लंदन में से एमबीए किया। उसके बाद यहाँ पे गुजरात में जीएसपीसी, जीएसएफसी उसमें डायरेक्टर रहे और फिर वो एचडीएफसी में एज ए चेयरमैन काम कर रहे थे। सो वेरी लर्नेड पर्सन। तो ये जो अभी माहौल है ये तो चल रहा है, बट इसके साथ में एचडीएफसी बैंक की शुरुआत कैसे हुई थी उसकी थोड़ी छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो एचडीएफसी बैंक की शुरुआत की थी एच.टी. पारेख, हसमुख भाई पारेख ने, जिन्होंने पूरी जिंदगी आईसीआईसीआई में काम किया और रिटायर्ड होने के बाद ही वर्क फॉर 60 इयर्स। रिटायर होने के बाद 1977 में उन्होंने एचडीएफसी करके एक कंपनी बनाई। तो एचडीएफसी कंपनी का जो मेन काम था वो उन्होंने देखा कि मिडिल क्लास पब्लिक को लोन मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हाउसिंग लोन मिलने में। तो उनको फैसिलिटी मिले, उनको इजीली हाउसिंग लोन मिले, वो ध्यान रखते हुए उन्होंने एचडीएफसी करके एक कंपनी बनाई। और फिर 1995 में बॉम्बे में वर्ली में फर्स्ट एचडीएफसी बैंक की ब्रांच शुरू हुई जो इंटरनेट ऑपरेटेड थी, टोटली ऑनलाइन बैंक थी। और उसके बाद जो ग्रोथ हुआ एचडीएफसी बैंक का वो सबको मालूम है। इससे लार्जेस्ट बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। उसके बाद एनवाईएसई, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई, ये हुई, काफ़ी चीज़ें हैं। सो ये स्टोरी में एक कहने की बात यह है कि जो हसमुख भाई ये स्टार्टअप के साथ अगर हम कनेक्ट करें तो एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, रिटायर होने के बाद उन्होंने एचडीएफसी ग्रुप को स्टार्ट किया था। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
यू कैन डू समथिंग। जो लोग अपना बिजनेस अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए ये मोटिवेशन स्टोरी इसलिए है कि कोई भी एज पे आप अपना काम या तो अपना जो भी बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।